छोटे साहब सो गए हैं। नसीमा ने चाय किचन में वापस लाते हुए कहा, थका हुआ होगा मेरा बेटा। अच्छा तुम ये चाय वापस डालो और बर्तन धो लो जल्दी से, और आज शाम का खाना मत बनाना, हम तीनों आज डिनर बाहर करेंगे। जी बेगम साहबा, ये ईशा का वक्त है जब वो सहन में खुले आसमान तले चांद की मध्यम रोशनी में जा नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। या अल्लाह, आप तो जानते हैं ना, ये कोई पहली बार नहीं था। हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे पर्दे का मजाक ज़रूर बनाता है, मगर मैं हर बार सह जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। फिक्र आपके लिए अल्लाह जी, क्योंकि पलट कर जवाब देने में वो मज़ा कहाँ जो आपकी खातिर बर्दाश्त करने में। मगर अल्लाह जी, मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी रोना आता है, पर मैं किसी से नहीं कहती, क्योंकि मेरे सबसे प्यारे दोस्त सिर्फ आप हो अल्लाह जी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप हर उस आंसू से वाकिफ़ हो जो मैंने फ़िक्र आपकी खातिर पलकों के पीछे छुपा लिया। मेरे लिए आपकी दोस्ती और आपकी पसंद सबसे ज़्यादा नुमाया अनमोल है। आपको सब कुछ बताकर, आपसे बातें करके मुझे सुकून मिल जाता है। अल्लाह जी, आप मुझे बहुत गौर से सुनते हो, और मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप मुझसे प्यार करते हो, फिर मुझे अपने हजूर सजदा रेज़ होने की तौफीक देते हो। जहाँ इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो वहीं अच्छे लोग भी तो हैं ना। मैं कैसे कह दूं कि मेरी तजलील की गई और आपने देखा नहीं, बल्कि आपने देखा भी, सुना भी, और मेरी मदद के लिए एक इंसान को वसीला भी बनाया। अल्लाह जी, मैं नहीं जानती कि वो कौन था और उसका क्या नाम था, मगर वो जो भी था उसने उन सबको मेरी मजीद तजलील करने से रोका। वो मेरे लिए एक फरिश्ता ही बनकर आया था, और मैं जानती हूँ ये आपकी तरफ से ही मेरे लिए मदद थी। आपका शुक्रिया है मेरे मालिक अल्लाह, लाख आपका लाख लाख शुक्र है मेरी मदद के लिए और हर उस नेमत के लिए जो आपने मुझे अता की। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, और इस इंसान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ और मान में रखना जिसने आज मेरा साथ दिया। आमीन। उसे हमेशा खुले आसमान तले अंधेरे में अल्लाह से बातें करके बहुत खुशी मिलती थी, और वो अपना हर दुख सुख सबसे पहले अल्लाह को बताती थी। उसने दुआ मुकम्मल करते ही जानमाज को समेटा और चारपाई पर लेट गई। सोने से पहले के तमाम अज़कार पढ़ने के बाद उसने अपने और अपने वालिदैन पर फूंक मारी और आसमान की तरफ देखते देखते सो गई। कॉल उठाओ यार का, प्लीज़ कॉल उठाओ जल्दी। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए मोबाइल पर मुख्तलिफ थी। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल रिसीव की। कब से ट्राई कर रही हूँ यार, कहाँ बिजी थे, शावर ले रहा था, बोलो तुमसे मिलना था मुझे। इस वक्त उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। क्यों, खैरियत? हाँ यार, कोई ज़रूरी बात करनी है तुमसे, इसलिए। अब बताओ, मिल सकते हो या नहीं? आई एम सॉरी इस वक्त तो मैं पेरेंट्स के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। जो भी बात है तुम फ़ोन पर बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, फ़ोन पर करने वाली नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं कहा हम कल यूनिवर्सिटी में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट स्वीट हार्ट। वो शर्माते हुए बोली, क्योंकि क्या 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 कहा तुमने, ज़रा फिर से बोलना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसने हैरानगी से कहा, हाँ हाँ कुछ नहीं, बाय। ओए हेलो, बात तो सुनो। उसने कान से फ़ोन हटाया क्योंकि कट चुकी थी। अजीब है ये लड़की भी। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल जेब में डाला। ओह माय गॉड, तुम और मोहब्बत, वो भी अर्शमान से। वो चौंक कर बोली, ये कब हुआ? तुमने कभी बताया तक नहीं, बल्कि हमेशा ऐसे शो करवाया कि जैसे तुम्हें अर्शमान में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर तुम बताओ और क्या करती मैं? वो भी तो हमेशा यही शो करवाता है ना। लेकिन है ना, फिर भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। निम्रा, आई एम सॉरी यार, मैं चाहती थी कि वो खुद मुझे प्रपोज करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? सोचती हूँ कुछ आइडिया। क्या, जल्दी बताओ। देखो, अगर तुम अर्शमान को खुद प्रपोज करोगी तो हमेशा उसके अंडर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मोहब्बत की कोई कदर कीमत नहीं होती जिसका आगाज एक औरत की तरफ से हो। और अगर नहीं करोगी तो तुम्हें आदर से शादी करनी पड़ेगी, और ये तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। फिर अब उसने मासूम से मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि अशमान
को तुमसे मोहब्बत है या नहीं, अब बोलो भी जल्दी, फिर वो दोनों आ जाएंगे और लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा सुनो फिर उसने निम्रा के करीब होकर कहा, देखो ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारम तुम्हें पसंद करता है, मगर आज तक तुमने उसके प्यार को रिजेक्ट ही किया है और अब वक्त आ चुका है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट करने का। क्या बकवास है ये निम्रा, मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ कि मुझे अर्शमान से प्यार है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं सारम का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं। अरे मेरी माँ, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, फिर अपने मशवरे दिया कर। वो सब पकड़ते हुए बोली, हाँ बोल। देख, जब तू सारम की मोहब्बत कबूल करेगी तो अगर तू अर्शमान को बुरा लगा, उसे जलन हुई, तो समझ लेना कि वो भी तुझसे प्यार करता है, और अगर उसने कोई रद्दमल ना दिखाए या बिल्कुल उल्टा खुश हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। चाहे तुम जिससे भी शादी करो, जिसकी भी हो जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बात तो मेरी मंगनी का सुनकर ही पता चल जाएगी। यानी कि अगर उसे मुझसे मोहब्बत हुई तो वो कभी मेरा नाम किसी और से मुंसिब नहीं होने देगा। हाँ ये भी है, चलो देखते हैं, उसे आने तो दो एक बार। छोड़ो ये बताओ कि आदिल कैसा है। निम्रा, मुझे तंग मत कर प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, नोट्स बनाए तूने सर जमशेद के। अरे नहीं यार, इस मंगनी के चक्कर में सब जहन से निकल गया। कह तो ऐसे रही हो जैसे पहले हमेशा बना कर आती हो। हाँ 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 हाँ, लो आ गया तुम्हारा क्रश। निम्रा अर्शमान और हमजा को आते हुए देखकर बोली, चुप हो जाओ अब, वैसे तेरे वाला भी तो साथ ही है। इसने निम्रा को छेड़ते हुए आंख मारी। हाँ हाँ, कमीनी कहीं की। वो ऐना के बाजू पर हाथ मारते हुए बोली, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अर्शमान और हमजा ने हाथ लहराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। वो दोनों मुस्कुराकर बोली, क्या डिस्कशन हो रही थी। अर्शमान चेयर पर बैठते हुए बोला, नथिंग स्पेशल। निम्रा ने जवाब दिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो निम्रा। हमजा ने शर्मा कर कहा, शुक्रिया। तुम मुझे मिस कर रही थी? बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ हाँ, निम्रा कभी तो हाँ में जवाब दे दिया करो, बेचारा रोज तुमसे पूछता है। ऐना ने हमजा की हमायत की। अच्छा ये सब छोड़ो ऐना, तुम बताओ जो तुम बताने वाली थी। निम्रा ने उसे इशारा किया। ओ हाँ, क्या बताना है बताओ। अर्शमान ने दिलचस्पी जाहिर की। दोस्तों, कल मेरी पप्पू आई थी और साथ में उनका बेटा आदिल भी। वो बब्बल बेल की आवाज़ पर वो वहीं खामोश हो गई। ओके फाइन है ना, बाद में बताना, चलो लेक्चर का टाइम हो गया है। अर्शमान ने चेयर से उठते हुए कहा। सबने क्लास का रुख किया, मगर ऐना की निगाहें साथ चलते हुए अर्शमान पर ही थी। ऐसे क्या देख रही हो? अर्शमान ने ऐना को घूरते हुए देखकर कहा, कुछ नहीं। उसके जवाब पर वो सर झटक कर तेजी से आगे बढ़ गई। अरे शर्फू, क्लास से बाहर आते ही वो सामने कॉरिडोर में बैठे अशरफ से मुखातिब हुआ, जो गोल गप्पे खाने में मसरूफ था। हाँ, अर्शमान की आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी गोलगप्पे ठूसने लगा। अशरफ जामी यूनिवर्सिटी के चौकीदार और रिपोर्टर था, जिसे प्यार से सब शरफू कहते थे। हर नई खबर वो पैसे वसूल करके देता था, और सबसे पहली खबर हमेशा वो मास्टर ग्रुप को ही देता, क्योंकि अर्शमान उसका सबसे पहला गाहक होता था। खा ले मुफ्त का माल है। यकीनन ये गोलगप्पे भी तूने किसी को खबर सुनाकर ही लिए होंगे। अर्शमान ने इसके करीब आकर उसके कंधे पर बाजू रखते हुए कहा, नहीं, पहली बार खुद अपने पैसों से लिए हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनाने के बाद मैं अमीर होने वाला हूँ। शरफू की बात सुनकर उसने हैरानगी से अपने दोस्तों की तरफ देखा। क्या खबर है, जल्दी बता, ये बाकी के गोलगप्पे मुझे दे। हमजा उसके हाथ से प्लेट पकड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे बता दूं, पैसे लगते हैं, कुछ तो शर्म कर लो शरफू भाई, कभी तो बिना पैसों की खबर सुना दिया करो। ऐना ने मासूमियत से बोली। हाय हाय हाय, वो दिल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? निम्रा ने सवाल किया। जब ये खूबसूरत लड़की मुझे भाई कहती है तो मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं, छुरियां। वो मासूमाना अंदाज में गोया हुआ। शरफू, अर्शमान ने संजीदगी से कहा। जी जी अर्शमान साहब, हुक्म। वो फर्माबारी से बोला, चवले ना मार और खबर सुना। इसका लहजा काफी सख्त लग रहा था। देख, अर्शमान को गुस्सा आ रहा है। शरफू को तुझ पे लैन मारते हुए देखकर उसने ऐना के कान में शोरगोशी की। निम्रा की बात सुनकर ऐना ने शर्माते हुए अर्शमान को देखा, जो अभी भी गुस्से से शरफू को देख रहा था। नहीं नहीं बॉस, इस बार ऐसे ही 100-200 में खबर नहीं सुनाऊंगा। चुनाचा खबर बड़ी है तो रकम भी बड़ी ही लगेगी। अच्छा तू बोल, कितने पैसे? अर्शमान ने माथा मसलते हुए कहा, पूरा 1000। ठीक है पकड़, लेकिन अगर खबर मजे की ना हुई तो 1000 जूतियां भी खाएगा मुझसे। अर्शमान पैसे उसके हाथ में थमाते हुए बोला।
ٹھیک ہے اس نے پیسے پکڑے ہوں اب بول۔ حمزہ مخاطب ہوا۔ شرفو نے سب کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو سب نے اس کی طرف کان دھر لیے۔ خبر یہ ہے کہ ارے شرفو بھائی، دور سے سمیر کی آواز سن کر شرفو وہیں رک گیا۔ شرفو بھائی صبح آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک تازہ خبر ہے، جلدی سے مجھے سناؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا۔ اوئے ہم تجھے کھڑے نظر نہیں آ رہے کیا جو منہ اٹھا کر خبر سننے آ گیا ہے؟ حمزہ نے ٹونٹ مارا۔ تو میں بھی پیسے دے کر ہی خبر سننے آیا ہوں، اب ہٹو راستے سے۔ سمیر نے اکڑ کر کہا۔ ہاں آجا، نکال 1000 روپے اور تو بھی سن لے خبر۔ شرفو نے اشارہ کیا۔ آج آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ایک سیکنڈ شرفو، ارشمان نے اسے پچکارا۔ بیٹا تو پیسے دے یا نہ دے مگر شرفو تجھے خبر نہیں سنائے گا، سمجھا؟ یو کین گو ناؤ۔ اس نے غصے سے کہا۔ کیوں جاؤں میں؟ پیسے شرفو کو دینے ہیں، تمہیں نہیں۔ سمیر اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا۔ اوہ اچھا، تو اب تو ماسٹر گروپ سے پنگا لے گا؟ کون تم لوگ؟ بدماش ہو کوئی؟ ہاں بیٹا ہم بدماش ہی ہیں۔ حمزہ کی آواز میں کافی جوش تھا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر بدماشی۔ شرفو بھائی بتاؤ تم کتنے پیسے لوگے خبر سنانے کے؟ لڑائی کی آواز سن کر یونیورسٹی کے بہت سے لوگ یہاں جمع ہو رہے تھے۔ دیکھ سمیر، تجھے میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلا جا، اگر میرا دماغ شارٹ ہو گیا نا تو پھر پوری یونیورسٹی جانتی ہے ارشمان احمد کے غصے کو۔ اس نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، دکھاؤ پھر اپنا غصہ، میں تو سنوں گا شرفو بھائی سے خبر۔ وہ ڈٹ کر بولا۔ تو ایسے نہیں مانے گا، لگتا ہے تجھے دوسری زبان میں ہی سمجھ آتی ہے۔ ارشمان چھوڑو، جانے دو اس کو، ابھی کل ہی تو آیا ہے یہ خواہ میں بچے سے پنگا لے کر کیا کرو گے؟ دھیرے دھیرے یہ خود ہی جان جائے گا ہمارے بارے میں۔ انہوں نے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو شرفو بھائی، امید ہے کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں دیے ہوں گے ان لوگوں نے، اب خبر سناؤ۔ وہ 5000 اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ شرفو نے جیسے ہی پیسے ہاتھ میں لیے، ارشمان غصے سے اسے گھورنے لگا۔ نہیں سمیر بھائی، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ اس نے پیسے واپس پکڑا دیے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تم ابھی کل آئے ہو اور ماسٹر گروپ کو نہیں جانتے، مگر میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ میرے ہر اچھے برے وقت میں انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ پیسوں کے لالچ میں اپنی دوستی خراب نہیں کر سکتا، اور میرا تمہیں بھی یہی مشورہ ہے کہ تم ماسٹر گروپ سے پنگا کبھی مت لینا۔ اس نے نصیحت کی۔ ٹھیک ہے شرفو بھائی، اس نے نرمی سے کہا، مگر تم یاد رکھنا کہ سمیر عبدالستار سے پنگا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ سستی تو ارشمان احمد جوتی بھی نہیں پہنتا۔ اس نے سمیر کی انگلی پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سمیر نے خاموشی سے اپنا رخ دوسری جانب موڑا اور کلاس کی طرف چل دیا۔ تم سب لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ تماشا لگا ہوا ہے کیا یہاں؟ اینا غصے سے ہجوم کو دیکھ کر چلائی۔ سب واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چل شرفو اب خبر سنا۔ حمزہ جھٹ سے بولا۔ ایک منٹ۔ ارشمان نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5000 کے 2 نوٹ شرفو کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لے شرفو، یہ تیرا انعام ہے۔ شکریہ ارشمان بھائی، چل اب ہو جا سٹارٹ۔ اس نے ہنس کر کہا۔ تو خبر یہ ہے کہ نمرہ نے سوال کیا کہ اس ویک اینڈ؟ ابے سالے بول بھی دے، اب کیا سسپینس ڈال رہا ہے؟ حمزہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا بول رہا ہوں، اس ویکینڈ تم لوگوں کا، اب اگر تو نے بات مکمل کرنے سے پہلے اپنا منہ بند کیا تو بڑی مار کھائے گا مجھ سے۔ ارشمان چڑھ کر بولا۔ اچھا بہت غصہ نہ کر، بتا رہا ہوں تو اس ویکینڈ چلو ارشمان ہو جاؤ شروع، اینا نے ضبط توڑتے ہوئے کہا۔ حمزہ، اس نے اشارہ کیا تو حمزہ نے آستینیں اوپر چڑھا لی۔ ابے رکو، شرفو نے کینٹین کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ چاروں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی کیوں نہیں؟ فاطمہ نام ہے نا تمہارا؟ جی میرا نام سہرش ہے۔ اچھا لگا آپ سے مل کر سہرش، اس نے ستائشی سے کہا۔ تم کل بھی لائبریری میں یہاں اسی چیئر پر آ کر بیٹھی تھی نا؟ جی میں نے دیکھا ہے تم زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، چپ رہتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جتنا خاموش رہتا ہے اتنی ہی عزت پاتا ہے۔ ارے واہ، تم تو باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہو۔ اچھا یہ ابایا کی سمجھ نہیں آئی مجھے، یعنی اس یونیورسٹی میں تو کوئی بھی ابایا نہیں پہنتا، تو تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں فاطمہ، تم بہت گہری لڑکی ہو، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں نے
बताया कि तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो, खामोश रहती हो, तो तुम्हारे अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसा नहीं है सहरिश, तुम दोस्ती करोगी मुझसे? क्या दोस्ती? उसने चौंक कर सहरिश को देखा। हाँ दोस्ती, क्यों नहीं करोगी? क्या दोस्ती? ऐसी बात नहीं है सहरिश, तो फिर इतनी हैरान क्यों हुई? दरअसल सहरिश, तुम्हारा हुलिया और मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम किसी अमीर घराने की और मॉडर्न लड़की लगती हो इसलिए। तो क्या हुआ? अमीर और मॉडर्न लोग एक मासूम लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुरा कर बोली। खैर छोड़ो फातिमा, चलो कैंटीन चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की खुशी में ट्रीट देती हूँ। वो फातिमा का हाथ पकड़ कर बोली, नहीं, ट्रीट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। चलो उठो, अब निकलो, इनकार मत करना प्लीज़। अच्छा चलो, उसने नरम लहजे में कहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? देख कर नहीं चल सकती? वो बिना देखे जोर से बोला। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए वो अर्शमान से टकराई, जो तेजी से शरफू के पीछे भाग रहा था। आई एम सॉरी, वो सर झुका कर बोली। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो फातिमा? देख कर तो वो नहीं चल रहा था तो गलती उसकी हुई, सहरिश ने गरज कर कहा। उसने सहरिश की बात का कोई जवाब ना दिया और झुक कर फातिमा की बुक्स उठाने में मदद करने लगा, मगर उसकी निगाहें फातिमा के चेहरे पर ही थी, जिसमें बामुश्किल सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। अर्शमान छोड़ो ये सब, वो खुद उठा लेगी, और वो देखो शरफू भाग रहा है, पकड़ो उसे, ऐना जल कर बोली। मगर अर्शमान को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसकी निगाहें मुसलसल फातिमा पर ही थीं, जो नजरें झुकाए अपनी बुक्स उठा रही थी। चले? उसने सवालिया नजरों से सहरिश को देखा। हाँ चलो। सुनो फातिमा, अर्शमान ने उसे पीछे से आवाज दी। आवाज सुनती फातिमा ने अपने कदम रोक दिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अर्शमान ने इसके सामने होते हुए कहा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने मासूमाना सवाल किया। अभी आपकी दोस्त ने लिया आपका नाम, और कल आपके गले में लटके हुए स्टूडेंट कार्ड पर भी देखा था। उसने मजीद कोई जवाब ना देते हुए कदम आगे बढ़ा दिया। ऐना जो पास खड़ी ये मनाजर देख रही थी, उसने बहुत मुश्किल अपना जब्त को कंट्रोल किया। फातिमा, मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्शमान ने फिर से उसे आवाज़ दी, मगर फातिमा ने कोई रद्दमल शो ना करवाते हुए अपने कदम कैंटीन की तरफ जारी रखे। अजीब है ये लड़की, कोई जवाब ही नहीं दे रही। वो खुद से मुखातिब हुआ। जब वो जवाब नहीं दे रही तो तुम क्यों उससे बात करने के लिए मर रहे हो? ऐना तब उठी। मर नहीं रहा मैं, अलग तो ऐसा ही रहा है। छोड़ो, शरफू कहाँ है? उसे पकड़ते हैं। शरफू, निमरा और हमजा अब तक बहुत दूर निकल चुके थे। तुम एक काम करो, फातिमा के पीछे जाओ और उससे बातें करो, हम खुद शरफू को पकड़कर उससे खबर जान लेंगे। उसने तंजिया कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस नूरुलैन कि आपको फातिमा से जलन हो रही है? वो करीब आकर बोला। हाँ हाँ, जलन, और वो भी उस फातिमा से। अच्छा मजाक है अर्शमान, उसने रटाई से कहा। अच्छी बात है अगर नहीं हो रही तो। उसने इसकी आंखों में देखा। वो और कुछ ना बोल सकी। अब चलो शरफू की ऐसी की तैसी करते हैं। उसका अंदाज शरारती था। वो खामोशी से अर्शमान के पीछे चल दी, मगर उसकी सोचों में फातिमा का अक्स था, क्योंकि वो उसे कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाय हाय, वो थक कर जोर जोर से सांस लेने लगा। चल शरफू के बच्चे, बता, बहुत भगा लिया तूने। हमजा ने उसे पकड़ कर कहा। अच्छा मेरे भाई, बताता हूँ, पहले सांस तो लेने दो। बोल बोल, शाबाश। अरे ये अर्शमान और ऐना ऐना कहाँ रह गए दोनों? निमरा ने इधर उधर नजरें घुमाई तो वो दोनों दूर से चले आ रहे थे। वो रहे, हमजा ने इशारा किया। फिर शरफू ने बताई, कोई न्यूज़ या नहीं? उसने पास आकर कहा। नहीं यार, अब कहता है मुझे सांस लेने दो। वैसे तुम लोग कहाँ रह गए थे? निमरा ने सवालिया नजरों से दोनों को देखा। कहीं नहीं जनाब, मिस्टर अर्शमान अहमद मलिक साहब फातिमा को देखने रुक गए थे। ऐना ने अर्शमान की बात काटी। कौन फातिमा? हमजा चौंका। वही मिस मौलवान साहबा। ओ प्लीज प्लीज ऐना, अर्शमान ने बेजारी जाहिर की। अच्छा, अब तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं खबर सुनाऊं या फिर से भाग जाऊं? अरे नहीं शरफू, बोलो तुम, और खबरदार जो दोबारा भागने की कोशिश भी की तो। अर्शमान ने लहजे में तमनीयत थी। अच्छा तो फिर सुनो। चारों ने फिर से शरफू की तरफ कान धर लिए। तो खबर ये है कि इस वीकेंड, खुदा की कसम अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अर्शमान ने गुस्से से कहा। सॉरी सॉरी, अब पूरी खबर सुनाऊंगा, ऐना की कसम। शरफू ने शर्मा कर ऐना को देखा। हाँ हाँ हाँ, हमजा जोर से हंसा तो अर्शमान ने उसे घूरा। ओके बहुत सॉरी, इसने अपना मुंह बंद करते हुए कहा। खबर यह है कि इस वीकेंड तुम लोगों का ट्रिप जा रहा है।
ट्रिप जा रहा है शिमाली इलाकों में और वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। वो झट से बोल पड़ा, याहू, है ना। और हम तो उछल कर बोले, चलो अब भागो यहाँ से, शर्फू को और भी काम है। उसने सबको हटने का इशारा किया और चला गया। तीनों खुशी से झूम रहे थे मगर अर्शमान के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ अर्शमान, तू खुश नहीं है क्या? पहले तो किसी भी फंक्शन या ट्रिप का सुनकर बहुत सबसे ज्यादा खुशी तुझे होती थी और आज तेरा मुंह लटका हुआ है, खैर तो है? फंजा ने उसे परेशान देखकर सवाल किया। नथिंग, लीव इट। पक्की बात? चल चलते हैं, सबको बताते हैं ट्रिप का। ओके बॉस। हाँ हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, ठीक कहा आपने। तो फिर इस वीकेंड पे रख लेते हैं मंगनी का फंक्शन। जी बेहतर, ठीक है सारा बेटा, तुम ऐना को बता देना कि इस वीकेंड पर उसकी मंगनी है आदल से। क्या? उसने लॉन में दाखिल होते ही चौंक कर कहा। अच्छा, चलो अच्छा हुआ ऐना बेटा तुम भी आ गई। महरीन शास्त्री से बोली। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब? सिकंदर शाह ने हैरानगी से पूछा। मतलब ये बाबा क्या आपने मुझसे पूछे बिना मेरी मंगनी का दिन भी डिसाइड कर लिया? उसने बैग चेयर पर रखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? जी बाबा, इस वीकेंड मेरा ट्रिप जा रहा है और मैं अपना फाइनल ट्रिप मिस नहीं कर सकती। ओहो, ये तो वाकई मसला हो गया। सिकंदर शाह ने अफसोसगी से कहा। कोई बात नहीं भाई साहब, हम 2 दिन बाद का फंक्शन रख लेते हैं। महरीन ने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, फिर उसके बाद सुकून से ट्रिप एंजॉय करना मेरा बच्चा। मगर पापा इतनी जल्दी क्या है? आखिर बेटा आज भी करनी है और कल भी, तो फिर जल्दी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाबा, बस मेरा बच्चा, फैसला हो चुका है और मेरा फैसला पत्थर पर लकीर होता है, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। इसलिए अपने जिन दोस्तों को बुलाना है इन्हें आज ही बता दो। सिकंदर शाह ने ऐना की बात काटी। ऐना ने गुस्से से अपना बैग उठाया और कमरे में जाकर दरवाज़ा जोर से पटक दिया। ये क्या तरीका है आखिर? मुझसे पूछे बिना ही मेरी ज़िंदगी के फैसले किए जा रहे हैं। वो बैग जोर से बेड पर चला कर फेंकती हुई बोली। ऐना मेरी बात सुनो। सारा ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें अपी, उसने चीख कर कहा। ऐना मेरी जान, बात तो सुनो एक बार मेरी। वो मुसलसल दस्तक दे रही थी। आप ही कहा ना अकेला छोड़ दें। ठीक है, सारा ने मायूसी से जवाब दिया। अब क्या करूं मैं? या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इन सबको कि मुझे आदल से मंगनी करनी ही नहीं है? उसकी आंख में आंसू थे। हाँ हेलो, हाँ है ना, बोलो आशमा, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। अरे हाँ, तुम कल भी कुछ बताने वाली थी मुझे, फिर आज यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताया। बोलो क्या बात है? मिलकर बताऊंगी, फोन पर नहीं बता सकती, बहुत ज़रूरी बात है। तो बताओ कहाँ मिलना है? इस उसी होटल में आ जाओ जहाँ हमेशा हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। ओके। अर्शमान ने फ़ोन जेब में रखा, गाड़ी की चाबी उठाई और गैराज की जानिब बढ़ा। रुको अर्शमान, कहाँ जा रहे हो तुम? वो उससे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर बोली। मॉम कुछ काम है मुझे, बस थोड़ी देर में आया। किसी से मिलने जा रहे हो? जी ऐना से। अभी यूनिवर्सिटी से तो वापस आए हो, वहाँ नहीं मिले क्या उससे? ओह मॉम, इतनी इनोगेटेशंस क्यों कर रही हैं आप? बेटा इनोगेटेशन नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। मैं वापस आकर बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। अरे मेरी बात तो, उन्होंने उसे पीछे से आवाज़ दी मगर वो जा चुका था। हाय, वो सोफे पर बैठी ऐना से मुखातिब हुआ। हाय, इतनी सड़ी शक्ल क्यों बनाई हुई है चुड़ैल? उसने बैठती उसे छेड़ा। अर्शमान, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है, सो प्लीज बी सीरियस। ओके मैडम, मगर पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ये बताओ चाय पियोगी या कॉफ़ी? चाय, गुड। मैं भी, उसने मुस्कुरा कर कहा। वेटर को पास आने का इशारा करते हुए उसने चाय का ऑर्डर दिया। हाँ तो अब बोलो मोहतरमा। उसने अपने बाजू टेबल पर रखे। अर्शमान, वो मैं ऐना बोलो भी। अशमा, वो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इसकी पलकें नम हो चुकी थी। ऐना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। वो काफी देर तक उसके हाथों में हाथ देखकर रोती रही। ऐना प्लीज बताओ मुझे, मैंने कभी तुम्हें इतना रोते हुए नहीं देखा, क्या हुआ है? आसमान, 2 दिन बाद वो फिर से ज़ारों की तरह रोने लगी। यार तुम इतना रोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, उसने नरमी से कहा। ओके, अब नहीं रोती। उसने अपने आंसू साफ किए। गुड गर्ल, अब बताओ। आसमान, 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है आदिल से, वो अटकते हुए बोली। व्हाट? उसने चौंक कर कहा। वो फिर से रोने लगी। वाह, वेरी गुड मिस नूरलैंड, क्या दोस्ती निभाई है तुमने, इतनी जल्दी बता रही हो।
मंगनी वाले दिन ही बता देती, क्या जरूरत थी 2 दिन पहले बताने की। उसने तंजिया कहा, अर्शमान मुझे खुद आज पता चला है। ये भी सही है। उसने दोबारा तंज किया, तुम खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारी मंगनी का सुनकर। उसने इम्तनान से जवाब दिया था, मगर मैं खुश नहीं हूँ अर्शमान, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था। तो क्या चाहती हो अब तुम? मैं तुमसे बस एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। थैंक्स। आयुष्मान टेबल पर चाय रखते हुए वेटर से मुखातिब हुआ। क्या जानना चाहती हो? कि तुम खुश हो मेरी आदर से मंगनी पर या नहीं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बता तो दिया। उसने फिर से तंज किया, नहीं ऐसे नहीं, फिर कैसे? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे अब्दुल के साथ देखकर खुश हो। मॉम मेरा वेट कर रही होगी, चलता हूँ, बाय। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए चेयर से उठा। अर्शमान तुम बिना जवाब दिए नहीं जा सकते। सी यू लेटर। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अर्शमान, अर्शमान सुनो तो, अर्शमान। उसने कई आवाज़ें दी मगर वो उसे नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी में बैठकर चला गया। वापस घर आते ही उसने पर्स बेड पर फेंका और सिकंदर शाह से लिपट गई। बाबा मुझे मंगनी नहीं करनी, उसने रोते हुए कहा। मगर क्यों मेरा बच्चा? उन्होंने प्यार से पूछा। बाबा मैं अभी मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं हूँ और मेरे एग्जाम भी होने वाले हैं। मेरा बच्चा, ये तो कोई वजह ना हुई इनकार की। बाबा जो भी है प्लीज आप अभी मना कर दें प्लीज। उसने हाथ जोड़े। ये क्या कर रही हो तुम? आइंदा ये मत करना। तुम हमेशा मुझसे अपनी हर बात मनवा लेती हो। चलो अब मुझे से मेरा बच्चा खुश वैसे ही मैं खुश। उन्होंने हंसकर हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया। थैंक्स पापा जाने। वो नीम आंखों से मुस्कुराए, खुश रहो मेरे बच्चे। ये ब्रेक का वक्त है जब वो कैंटीन से समोसों की प्लेट उठाकर क्लास में फातिमा के पास आकर बैठी। ये क्या बात हुई फातिमा, तुम आखिर क्यों नहीं जाओगी ट्रिप पर? क्योंकि मेरा मन नहीं करता। अजीब हो तुम कसम से। खैर मुझे और तो कुछ नहीं सुनना, तुम जाओगी जरूर। बस मैंने कह दिया। नहीं मैं नहीं जा सकती। फातिमा तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो या नहीं? मानती हो तो फिर बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम चल रही हो। सहरिश तुम देखो, अगर पैसों का मसला है तो कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगी। उसने उसकी बात काटी। ऐसी बात नहीं है तो फिर डन है। चलो अब थोड़ी देर तक शॉपिंग पर चलते हैं और मैं करवाऊंगी तुम्हें शॉपिंग। मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। और याद रखना अगर तुम ट्रिप पर नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सैरिश मैं आज बस से बात करूंगी, फिर कल बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। अच्छा चलो अब समोसे खाते हैं। अर्शमान तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? आखिर क्या मसला है तुझे? कब से तेरे पीछे पीछे फिर रहा हूँ मैं। हमजा ने ग्राउंड में चलते हुए जोर से उसका बाजू पकड़ा। और तुझे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करनी। अब मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब बता क्या बात है, मुझसे क्या छुपा रहा है यार? कुछ नहीं छुपा रहा। नहीं कुछ तो है, चल बता। कहा ना कुछ नहीं है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसने गुस्से से कहा। ठीक है तेरी मर्जी। हमजा नाराजगी जाहिर करते हुए वहां से चला गया। क्या हुआ हमजा, कुछ बताया उसने? निम्रा ने सवाल किया। कुछ भी नहीं बताया, उल्टा मेरी इंसल्ट कर दी। बस बहुत हो गया। कल से मुंह सुजाकर बैठा है और किसी से बात भी नहीं कर रहा। अब मैं इसको सीधा करती हूँ अपने तरीके से। ऐना ने हाथ टेबल पर मारा, फिर जल्दी से उठी और आसमान की जानिब बढ़ी जो ग्राउंड में अकेला बैठा था। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों इतना बड़ा मुंह सुजाया हुआ है तुमने? वो उसके करीब आकर बैठ गई। ऐना जाओ यहाँ से, उसने संजीदगी से कहा। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैंने बाबा को मंगनी करने से मना कर दिया। आप चिल करो। उसने आंख मारी और मुस्कुराई। क्या क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता? उसने लफ्ज को जोर देते हुए बात को दोहराया। जी बिल्कुल। अब कहो कि तुम्हें दुख नहीं हुआ था मेरी मंगनी का सुन के? बिल्कुल भी नहीं हुआ था मिस नूरुल। और रही बात बर्दाश्त करने की, तो मैं तुम्हें किसी और के साथ तो छोड़ो बिल्कुल, बल्कि अपने साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल बर्दाश्त करता हूँ और मुझे में इतना हौसला नहीं कि तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपने पल्ले बांध सकूं। उसने हंसकर कहा। हाँ हाँ तुम भी ना मेंढक, कभी मत सुधरना। अगर मैं सुधर गया तो उनका क्या होगा जिनको मेरी शरारतों से इश्क है? उसने मजाक का कहा। वैसे किसको है इश्क तुम्हारी शरारतों से? बहुत से लोगों को है और शायद तुम्हें भी। वो आंखें मिलाकर बोला। मुझे? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ नहीं है क्या? सच बताना। नहीं
नहीं तो उसने अटकते हुए नजरें झुका ली। ऐना मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। कहा ना नहीं। वो डट कर बोली। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये बताओ कि तुमने मुझे ही अपनी मंगनी का आखिर क्यों बताया? तुम मेरे ही सामने आकर क्यों रोई? तुम आखिर क्यों आदिल से मंगनी नहीं करना चाहती थी? शुमार प्लीज छोड़ो ना ये फजूल बातें। चलो सब मिलकर ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। ये भी सही है वैसे कि बात का जवाब दिए बगैर ही बात गोल कर दो। उसने कंधे उचकाए। चलो उठो अभी अब। वो इसकी पैरवी करता हुआ इसके पीछे चल दिया। अरे वाह, लो तो तुम उसे मनाने में कामयाब हो गई। हमजा ने उसकी तारीफ की। जी बिल्कुल, मिस्टर मैगनेक को सिर्फ मैं ही मना सकती हूँ। वो उतरा कर बोली तो शमान ने उसे मुस्कुरा कर देखा। शुक्र है किसी की बात तो सुनते हो तुम अर्शमान। निमरा हंसकर गोया हुई तो दोनों चेयर सेट करते हुए इनके पास बैठ गए। ओ ऐना तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ कर आया हूँ, सारम ने पास आकर कहा। और तो ऐना को क्यों ढूंढ रहा था? अर्शमान ने सवाल किया। एक नज़र देखने को दिल कर रहा था और कुछ बात भी करनी थी उससे। हाय, मेरा भी तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था और मुझे भी कोई ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गए। उसने शमार को चढ़ाने की कोशिश की। जहन नसीब, चलो फिर थोड़ा पर्सनल होकर बात करते हैं। ओके। वो झट से उठी, सारंग के हाथों में हाथ डाला और फिर ग्राउंड की तरफ रुक किया। अब अर्शमान की नजरें उनके हाथों पर थी। वो मशकूक निगाहों से ऐना और सारंग को जाते देख रहा था, मगर हमजा और निमरा मुसलसल अर्शमान के चेहरे के तासर पढ़ने की कोशिश में थे। चलो ऐना डार्लिंग, अब बोलो क्या कहना चाहती थी तुम मुझसे? वो उसके करीब आया। ऐना झट से पीछे हुई, फिर अर्शमान को देखा जो मुसलसल इन्हीं ही देख रहा था। वो इसकी निगाहों में जलन साफ महसूस कर सकती थी। सारा, मुझे याद है कि तुमने मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रपोज किया है, मगर मैंने हर बार तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम एक सच्ची इंसान हो। क्या तुम फिर से एक बार मुझे प्रपोज करोगे ताकि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकूं? है ना, तुम सच कह रही हो? उसने खुशी से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सारा ने ग्राउंड में लगे हुए पौधे से गुलाब का फूल तोड़ा और फिर घुटने के बल बैठ गया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ऐना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐना ने फौरन अर्शमान के चेहरे की जानिब देखा जो दूर चेयर पर बैठा अभी भी उसे ही घूर रहा था। फिर सारम के हाथ से फूल पकड़ा और मुस्कुराई। कल मिलेंगे हमजा। हमजा, खुदा हाफिज। अर्शमान झट से चेयर से उठा और गेट की जानिब चल दिया। दोनों ने उसे कई आवाज़ें दी मगर वो जा चुका था। ऐना ने अर्शमान को जाता देखकर फौरन फूल जमीन पर फेंका और अपने दोस्तों की जानिब बढ़ी। क्या हुआ उसे? वो क्यों चला गया? ऐना, तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। शायद उसे अच्छा नहीं लगा इसलिए वो चला गया। हमजा ने गुस्सीले अंदाज में कहा। ओहो, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जस्ट उसको जेलस फील करवा रही थी। जब तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर क्यों उसका दिल दुखाती हो? क्या क्या कहा तुमने? उसने कुछ कहा कि वो मेरे बारे में उसने तजस्सुस जाहिर किया? नहीं, कुछ नहीं कहा, मगर हम दोनों उसके चेहरे के तासर देख रहे थे जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसे तुम्हारा सहारा का हाथ पकड़ कर जाना और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगा। ये बात खुद उसके मुंह से सुन सको इसीलिए तो ये सब कुछ किया है मैंने। ओ ऐना, तुमने तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम उसे जानती ही नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो कभी भी अपने प्यार के मुतालिक फीलिंग शो नहीं करवाता, लेकिन अब करवाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से वो तुम्हें इजहार करेगा? नहीं, बल्कि अगर उसे तुमसे मोहब्बत हुई भी तो वो पीछे हट जाएगा, ये सोचकर कि तुम तो हर अरे अरे लड़के का हाथ पकड़ लेती हो, हर किसी को का प्रपोजल कबूल कर लेती हो। इसने समझाने की कोशिश की। हाँ है ना, मेरे ख्याल से हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। निमरा ने इत्तेफाक राय जाहिर किया। तो फिर अब मैं क्या करूँ? उसने मासूमियत से पूछा। कुछ मत करो, बस जो होना था हो चुका हो, मगर आइंदा इख्तियार करना। हमजा ने मशवरा दिया। ठीक है ऐना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने सिर्फ अर्शमान को जलाने के लिए मेरे जज्बात का तमाशा बनाया। सारंग करीब आकर ऐना से मुखातिब हुआ। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि नूरुल नैन सिकंदर तुमसे मोहब्बत करेगी? वेरी फनी। शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी? वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोली। तो इसका मतलब है कि तुम अर्शमान से मोहब्बत करती
करती हो। देखना है ना, जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, तुम्हारा भी टूटेगा। जैसे तुमने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया सिर्फ अपने मकसद के लिए, इसी तरह तुम्हारे जज्बात भी तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे, याद रखना। वो सिसकते हुए बोला। सारंग की बात सुनकर वो खामोश हो गई और काफी देर तक उसे टक्की बांधे कर रोते हुए जाता हुआ देखती रही। छोड़ो, दफा करो यार, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। निम्रा इसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। चलो मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ, फिर मिलकर खाते हैं सब। हमजा ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। ओके, निम्रा ने जवाब दिया। वो मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो फौरन किचन में गई। खाना ट्रे में रखा। मोहम्मद साहब भी सुबह नूर मोहम्मद साहब भी नमाज पढ़कर मस्जिद से घर तशरीफ लाए। फिर दरवाज़ा खटखटाया तो फातिमा ने भाग कर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नमाज पढ़ ली तुमने? वालेकुम सलाम जी बाबा। अच्छा। नूर मोहम्मद सहन में पड़ी चारपाई पर बरजबान हुए और फातिमा ने खाने की ट्रे सामने ला कर रखी। फिर अपने बाबा के रूबरू बैठ गई। अब्बा, मुझे आपसे एक चीज़ की इजाज़त चाहिए थी। हाँ बोलो मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने खाना खाते हुए जवाब दिया। अब्बा, परसों हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है और मेरी दोस्त चाहती है कि मैं भी साथ जाऊं। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं चली जाऊं? उसने सर झुकाकर पूछा। क्या ट्रिप जा रहा है और मेरी बेटी भी जाना चाहती है? जी अब्बा, वो मासूमियत से बोली। लेकिन मेरी बेटी ने इससे पहले तो कभी ऐसी जिद नहीं की, तो फिर इस बार क्या हुआ अचानक? वो नरमी से बोले। नहीं अब्बा, ये मेरी जिद नहीं है, बस ख्वाहिश है, और अपनी ख्वाहिश मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं चली जाती हूँ, वरना आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, कहाँ जा रहा है ट्रिप? कितने दिनों के लिए और कितने पैसे चाहिए? 1 हफ्ते के लिए जा रहा है अब्बा, शुमाली इलाकों की तरफ, और तकरीबन 15,000 हर बच्चे ने देने हैं। मगर आप फिक्र मत करें अब्बा, मेरी पेमेंट मेरी दोस्त कर रही है। नहीं बेटा, पहली बात तो ये कि तुम्हारी रकम तुम्हारी दोस्त नहीं देगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक खुददार इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की रकम कोई और दे। बेटा, कभी भी किसी इंसान का एहसान मत लेना, फिर चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। मगर अब्बा, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी ले लूँगा बेटा। तुमने ज़िंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश की है तो मैं कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ? नहीं अब्बा, रहने दे, मुझे नहीं जाना कहीं। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करनी जिसकी वजह से मेरे बाबा को किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। उसने संजीदगी से कहा। मगर बेटा, मैं तुम्हें खुद अपनी खुशी से भेज रहा हूँ। वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। नहीं अब्बा, बस नहीं जाना मुझे। वो उठी और कमरे में चली गई। फिर जहाँ नमाज में जाकर 2 नफल अदा किया और रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जी, आप जानते हैं कि इस बार मेरा भी बहुत दिल कर रहा था ट्रिप पर जाने का, मगर मैं अपने अब्बा को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से किसी के कर्जदार बने। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जी, आप मेरी दिल से इन तमाम ख्वाहिशात को निकाल दें जिनकी वजह से मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन। फातिमा, उसने माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से जानमाज़ समेटा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। जी अम्मा। बेटा, अब्बा को खाना दे दिया? हाँ जी। अच्छा, एक काम करो, थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लो, मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने को, तुम्हारे अब्बा भी पी लेंगे। जी अम्मा, ठीक है। फिर वो किचन की जाने बढ़ी और चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। नसीमा, नसीमा। वो घर आते ही जोर जोर से नसीमा को आवाज़ें देने लगा। जी जी जी, छोटे साहब। वो भागकर कमरे में आई और अटकते हुए बोली, ये क्या है? उसने फर्श पर गिरे जॉगर्स की तरफ इशारा किया। जी जी जी, जूते हैं साहब, मुझे भी पता है कि जूते हैं ये। मैं पूछ रहा हूँ कि इनको पॉलिश किसने किया? वो गबस कर बोला। मैंने साहब, इनको पॉलिश कौन करता है, इडियट? वो साहब जी, क्या ये वो क्या लगा रखी है? वो गुस्से से चिल्लाया। गलती हो गई छोटे साहब, आइंदा आइंदा ऐसा आइंदा नहीं होगा, माफ़ कर दे। वो एहतरामा सब झुकाकर बोली। अर्शमान अहमद की लाइव डिक्शनरी में माफ़ी नाम का लफ्ज़ नहीं है, उसने गरज कर कहा। शोर की आवाज़ सुनकर आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ अर्शमान, क्यों शोर मचा रखा है? क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? वो संजीदगी से बोली। आपकी इस बेचारी नौकरानी ने मेरे सारे शूज़ ख़राब कर दिए हैं। इस पागल को इतना नहीं पता कि जोगर्स शूज़ पॉलिश नहीं किए जाते। क्या हो गया अर्शमान, अगर इस बेचारी ने कर दिए तो उसे नहीं पता था? कोई बात नहीं, तुम न्यू शूज़ ले लेना। उन्होंने
की तरफदारी की। मॉम आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी चीज़ों को कोई बिना मेरी परमिशन हाथ लगाए। अपनी इस 2 टके की नुकरानी को समझा दे कि अगर इसने आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ज़ोर से दौड़ा, अब तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर, और बातें सुनिए, अब जाओ यहाँ से। आलिया बेगम सख्ती से मुखातिब हुई, अब तुम बताओ मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा आज, किसी से लड़ाई हुई है क्या? नसीमा के जाते ही उन्होंने सवाल किया। वो कोई जवाब दिए बिना ही मुंह बसोड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। पता नहीं किस किस का गुस्सा निकालता रहता है ये सब पर, वो खुद से बोली। ये अगली सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब वो अपना सेकंड लेक्चर ख़त्म होते ही सामने डाइनर्स पर आकर खड़ा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल सर ने मुझे कलेक्शन करने को कहा है। आज लास्ट डे है और कल ट्रिप जा रहा है। सब अपनी अपनी कलेक्शन मुझे सबमिट करवा दें। हरी अब सब ने उसके पास आकर अपनी कलेक्शन जमा करवाई और चले गए। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ दूसरी क्लासेस का रुख किया और हर क्लास में जाकर यही जुमला दोहराया। अब वो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में दाखिल हुए। अचानक उसकी नज़र फर्स्ट सीट पर बैठी फातिमा पर पड़ी, जो निगाहें झुकाकर अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ थी। तभी सैरिश ने उसके पास आकर अपनी कलेक्शन जमा करवाई। ये लो मिस्टर अर्शमान सीनियर। वो पैसे उसके हाथ में थमाते हुए बोली। जस्ट 15,000? उसने पैसे हाथ में पकड़ते हुए पूछा। हाँ क्यों, ज्यादा देने थे क्या? उसने हैरानगी से सवाल किया। नहीं, आई मीन तुम्हारी दोस्त नहीं जा रही क्या? इसकी कलेक्शन कहाँ है? वो नहीं जा रही, वो सूदगी से बोली। मगर क्यों? उसका दिल नहीं कर रहा होगा तो वो नहीं जा रही, इसमें तुम्हें क्या मसला है? ऐना ने सवाल किया। नहीं, दिल की बात नहीं है, दरअसल उसके अब्बा ने उसे इजाज़त नहीं दी। ओह वेरी सैड। निमरा ने अफसोस का इजहार किया। सैरिश देखो, अगर पैसों का मसला है तो मैं पेमेंट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अर्शमा ने हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा। बात तो दरअसल यही है सीनियर, वो और मैंने उसकी पेमेंट करने का कहा था लेकिन उसने मना कर दिया, वो नहीं जाना चाहती। ओके, उसने सैरिश को करीब होने का इशारा किया। अब ऐना की निगाहें अर्शमान पर थी कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने उनकी बातें सुनने के लिए कान इधर उधर लिए। सैरिश, मैं फातिमा की पेमेंट कर देता हूँ, तुम उसे मत बताना किसकी पेमेंट किसने की है, बस किसी तरह कल उसे ट्रिप पर ले आना। ओके, उसने उसके कान में सरगोशी की। मगर सीनियर, मैं इससे कहूँगी क्या? उसे लगेगा कि मैंने उसकी पेमेंट की है और वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तुम बस उसे कह देना कि इस यूनिवर्सिटी का रूल है, कोई भी एक इंसान फ्री जा सकता है। और तुमने सर को इसके बारे में बताया तो प्रिंसिपल सर ने तुम्हारी पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। सिंपल। ओह सीनियर, क्या ज़बरदस्त दिमाग लड़ाया है। इसीलिए तो सब मुझे मास्टर ग्रुप का मास्टरमाइंड कहते हैं। वो मगरूर होकर बोला। ओके सीनियर, उसने अंगूठा दिखाया। चलो दोस्तों। अर्शमान ने सबको चलने का इशारा किया तो सब उसके पीछे हो लिए। अर्शमान, ऐना ने उसे चलते हुए आवाज दी। तुम फातिमा का क्यों पूछ रहे थे? बस ऐसी ही सही। तुम्हारा महबूब आज नजर नहीं आ रहा, खैर तो है? उसने तंज किया। अर्शमान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कल जो भी हुआ वो सिर्फ एक मजाक था। मैंने सारंग का कोई प्रपोजल कबूल नहीं किया। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की। हाँ हाँ, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? भाई, तुम्हारा जिसका दिल करे प्रपोजल कबूल करो, जिसका दिल चाहे रिजेक्ट करो, मुझे उससे क्या गज। यार तुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? हमजा ने चौंक का सवाल किया। नहीं, वो संजीदगी से बोला। अब उसे सारंग की वो बददुआ याद आने लगी थी जो कल उसने रोते हुए दी थी, इसलिए वो खामोश खड़ी उसके चेहरे को तकती रही थी। खैर छोड़ो भी ये सब, मैं ये पेमेंट प्रिंसिपल सर को सबमिट करवा कर आता हूँ। तीनों खामोश खड़े रहे और अर्शमान प्रिंसिपल ऑफिस की जाने तरफ चला गया। ऐना, तुम टेंशन मत लो, मैं और हमजा बात करेंगे अर्शमान से, वो तुमसे ही मोहब्बत करता है, बस शायद उसे गुस्सा है कल वाली बात पर, मगर देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। निमरा ने उसे तसल्ली दी। बिल्कुल है ना, मैं खुद पर्सनली बात करूंगा अर्शमान से, तुम पुरसुकून रहो। हमजा ने भी उसे हौसला दिया। अच्छा चलो, तुम शॉपिंग का कह रही थी ना, हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। निमरा ने उसका ध्यान हटाने की कोशिश की। उसने मुख्तसर जवाब दिया। आप ही वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता
पढ़ना चाहिए, मैं जिसके साथ भी रहूं। वो रोए जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि निम्रा ने सही कहा है। हो सकता है उसे तुम पर गुस्सा हो और वो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हो, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। अगर उसे मुझ पर गुस्सा था तो वो गुस्सा निकाल लेता ना। अम्मी, मेरा दिल तोड़ने की क्या ज़रूरत थी उसे। और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि उसे फातिमा में दिलचस्पी है। बड़े वसूख से सहरिश से गुजारिश कर रहा था कि फातिमा को लाजमी लेकर आना। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अगर फातिमा ना गई तो वो भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है मेरी जान, जैसा तुम सोच रही हो। वैसे भी कल तुम उसके साथ ट्रिप पर चली जाओगी, फिर वो पूरा हफ्ता तुम्हारे ही साथ रहेगा। तो दिल खोल कर अपनी बातें करना, उसका दिल जीत लेना। तुम देखना उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अगर मौका मिला तो उससे बता भी देना कि तुम उससे प्यार करती हो। मगर पहले तुम रोना तो बंद करो मेरी जान। सारा ने उसे गले से लगाया। जी आपी, आप सही कह रही हैं, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ चलो शाबाश, अब अपना मूड ठीक करो और देखो तो ज़रा क्या शॉपिंग की है तुमने। वो शॉपिंग बैग्स टोलने लगी। ये शर्ट देखें कैसी लग रही है मुझ पर। उसने आईने के सामने शर्ट अपने साथ लगाकर पूछा। बहुत ज़बरदस्त, देखता ही रह जाएगा वो तुम्हें इस शर्ट में। हाँ, और भी दिखाती हूँ आपको। अब ये देखें, ये शर्ट और जैकेट मैंने हम दोनों के लिए ली है। सोचो सेम ड्रेसिंग करेंगे तो सब जलेंगे देखकर। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत खूबसूरत है ये भी। अच्छा एक काम करना, जब वो ये शर्ट और जैकेट पहने तो अपनी एक सेल्फी भेजना इसके साथ। ओके डन। और फिर वो मज़ीद चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ हो गई। बेटा, तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारी रकम किसी और ने नहीं दी और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही तुम फ्री जा रही हो, किसी का एहसान तो नहीं ले रही ना। वो कमरे में आकर बेड पर बैठी फातिमा से मुखातिब हुए। जी अब्बा जी, सैरिश ने तो ऐसा ही कहा मुझसे, और मुझे यकीन है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। उसे पहले नहीं पता था क्या? आज ही अचानक कैसे पता चला? नहीं अब्बा, उसे नहीं पता था। वो तो उसे किसी सीनियर लड़के ने बताया जो आज कलेक्शन करने आया था। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ बेटा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। एक हफ्ते के लिए तुम घर से बाहर रहोगी। आप फिक्र मत करें अब्बा, मैं आपसे राब्ते में रहूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा, खुश रहो। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोले, जी अब्बा। चलो ठीक है बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, सुबह लेट ना हो जाना कहीं। जी। वो कमरे से बाहर चले गए और फातिमा बैग में कपड़े रखने लगी। ऐना उठ जाओ, लेट हो जाओगी तुम। उसने खींचकर उस पर से कंबल उतारा। आप ही सोने देना, तंग ना करे मुझे प्लीज। वो कंबल दोबारा उड़ते हुए बोली, ऐना 7 बज चुके हैं, 6 बजे कल तुमने अलार्म लगाया था और अलार्म बजती ही तुमने अलार्म भी तोड़ के फेंक दिया। आप जल्दी उठो, लेट हो जाओगी। सिर्फ 1 घंटा रहता है, वरना सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। फिर सोती रहना यहाँ सुकून से। उसने कंबल उतार कर फेंक दिया। आप ही क्या बदतमीजी है ये, कुछ कोई चैन से सोने भी नहीं देता इस घर में। वो चिल्लाती हुई बोली, एक तो मैं तुम्हें टाइम से उठाया है, ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। चलो शाबाश, सिर्फ 1 घंटा रहता है, 8 बजे तुम्हारा ट्रिप निकल जाएगा, फिर मुंह देखती रहना तुम। ओ वैसे आपको एक बात बताऊं, आप ही मेरे दोस्त मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। वो उतरा कर बोली, देख लेंगे। चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या मुसीबत है, इतनी सुबह सुबह उठा दिया है, अब मजबूरन नहाना भी पड़ेगा। वो मुंह में बुड़बड़ाई और फिर फ्रेश होने चली गई। अर्शमान बेटा, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो गई? जी मॉम, बस हो गई है तकरीबन। वो परफ्यूम लगाते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे थोड़ा कम परफ्यूम लगाया करो, पूरी यूनिवर्सिटी बेहोश हो जाती होगी तुम्हारी इस पर खुशबू से। हाँ हाँ हाँ, चलो आ जाओ अब नीचे, नाश्ते पर तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके मॉम, बस आया। वो सीढ़ियों से उतर कर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और चेयर सेट करके बैठ गया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, आज सारा नाश्ता मैंने खुद बनाया। सोचा कि मेरा बेटा एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है तो अब माँ के हाथ का खाने को मिस करेगा। वाह मॉम, सच में बहुत मिस करूँगा। बेटा, तुम्हारी फाइनल्स कब हो रहे हैं? आफ्टर 1 मंथ ऑलमोस्ट डैड। तैयारी कैसी है? हमेशा की तरह परफेक्ट। गुड।
बेटा 7:30 तो हो गए, कब जाओगे तुम? वो घड़ी पर टाइम देखती हुई बोली। ओहो, क्या हो गया अहमद, इसको नाश्ता तो करने ही दे सुकून से। आलिया बेगम ने पानी गिलास में डालते हुए कहा। लगता है डैड मैं आपको घर में अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, अरे नहीं बेटा, तुम जानते हो ना कि मैं वक्त की पाबंदी का कितना ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी ख्याल रखा करो। जी डैड, आई यू आर जोकिंग? वो मुस्कुराकर बोला। ओके मॉम, नाउ आई एम गोइंग। उसने चेयर से उठते हुए कहा। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो, बस हो गया मॉम। वो भागकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, कमरे में गया, बैग उठाया, फिर चाबी उठाई और नीचे आ गया। ओहो नसीमा, मेरा लैपटॉप रह गया है रूम में, वो उठाकर ले आओ, टेबल पर पड़ा होगा। वो नसीमा से मुखातिब हुआ जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। जी छोटे साहब। फिर वो गैराज में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अपना सामान बैक सीट पर रखा। आलिया बेगम और अहमद मलिक भी उसे अलविदा कहने के लिए गेट पर मौजूद थे। ये ले छोटे साहब आपका लैपटॉप। ओके। उसने लैपटॉप उसके हाथ से पकड़ा और गाड़ी में रख दिया। ओके बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मेरी ढेरों दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो उसका माथा चूमते हुए बोली। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू यूर जर्नी। अहमद मलिक ने उसे गले से लगाते हुए कमर थपथपाई दी। लव यू मॉम डैड, लव यू टू बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठा और यूनिवर्सिटी की तरफ गामजद हो गया। हाय अल्लाह, आप ही मेरा स्टेयर्स कहाँ गया? वो पूरा कमरा छानते हुए बोली। अब होश आ गई है? कब से कह रही थी कि टाइम से उठ जाओ, मैं जानती थी कि तुम्हें फिर टाइम पर चीज़ें नहीं मिलेंगी अपनी। आप भी प्लीज़ इस वक्त मुझ पर गुस्सा करने की बजाय मेरी ढूंढने में हेल्प करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरे पास है, रुको मैं लाती हूँ तो अपने कमरे से। तौबा है आप ही, कितनी बार कहा है कि मेरी किसी चीज़ का हाथ ना लगाया करें। उफ, उसने गुस्से से कहा। मर नहीं जाओगी तुम अगर मैंने हाथ लगा लिया है तो। उफ उफ, अब जल्दी से लेकर आए, मैं लेट हो रही हूँ प्लीज़। ओके। आसमान की निगाहें दूर से आती हुई फातिमा पर थीं, जो आज बगैर अबाया के एक ढीले ढाले भूरे रंग के लिबास में मुबलिस तनाई खूबसूरत लग रही थी, मगर चेहरे पर हिजाब और निकाब वही था। आसमान एंसेंस लगा ली, अटेंडेंस लगा ली? नहीं सर, मेरा मतलब है। जी सर। वो हिचकिचाया। क्या मतलब है? आज अर्शमान अहमद हिचकिचा रहा है। खैरियत? प्रोफेसर जाकिर ने हैरानगी से पूछा। जी सर। सर वो दरअसल ये किसी और को देखने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि आप कब इसके पास आकर खड़े हुए और कब सवाल किया। हमजा ने शरारत की। किसको देखने में? किसी को भी नहीं सर, बकवास कर रहा है, ये इसकी आदत है। उसने बात को रफा करने की कोशिश की। चलो निकलते हैं, टाइम हो गया और 8 बज चुके हैं, सब बच्चे भी आ गए हैं। नहीं सर, ऐना अभी नहीं आई है, हम उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, निमरा ने कहा। ठीक है, फिर कॉल करो उसे और उसे बोलो अगले 5 मिनट में वो यहाँ हो, वरना हम किसी का भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। जी सर। वो सर झुकाकर बोली। और तुम अर्शमा, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं बस की तरतीब समझाता हूँ। ओके सर। वो प्रोफेसर जाकिर के साथ चल दिए। हाय फातिमा, अर्शमान कितने प्यार से तुम्हें देख रहा था, बल्कि मैंने तो नोट किया है वो अक्सर तुम्हें देखता है। सरिश ने से छेड़ा। कौन अर्शमान? अरे तुम अर्शमान को नहीं जानती, पागल लड़की, वही जिसने उस दिन तुम्हारी रैकिंग से तुम्हें बचाया था और उस दिन लाइब्रेरी के सामने तुमसे टकराया भी था। ओ अच्छा वो, ऐसा लगता है तुम्हें वो अच्छा है ना? कितना हैंडसम है ना? वैसे वो होगा। वो बस की सीट पर बैठती हुई बोली। होगा क्या मतलब? तुमने नहीं देखा क्या उसे? एक नज़र ही देखा था बस। तो तुम्हें कैसा लगा? वो खूबसूरत नहीं है क्या? है तो मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। सरिश, तुम्हें पता है ना, मुझे किसी लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है और आइंदा मुझसे किसी भी लड़के के बारे में बात मत करना। लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। सरिश प्लीज़ चुप हो जाओ और बैठ जाओ। इसने इसकी बात काटी। ओके। सैरिश मुंह बनाते हुए साथ वाली सीट पर बैठ गई। सर प्लीज़ थोड़ा सा वेट और कर लें, वो बस पहुंचने ही वाली है। निमरा ने मिन्नत की। नहीं, पूरे 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मगर सर, चलो स्टूडेंट, अब सब अपनी अपनी बस में बैठ जाओ। वो हमजा की बात काटते हुए बोले। गाइस, कहाँ रह गई हो? वो रह गई है वो
अर्शमान ने गुस्से से सवाल किया। मैं उसे सुबह से 500 दफ़ा कॉल कर चुकी हूँ, मगर वो कह रही है कि वो कब से घर से निकली हुई है, बस ट्रैफिक ज़्यादा है, 5 मिनट में आ जाएगी वो, और सर वेट ही नहीं कर रहे हैं। निम्रा ने जवाब दिया, इसके 5 मिनट का मतलब बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, और तुम्हें पता है ना कि जाकिर सर अपने असूलों के पक्के हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो गुस्से से बोला, चलो बेटा तुम लोग भी बस में सवार हो जाओ, तो हम निकलने लगे हैं। हरी अप। प्रोफेसर जाकिर इन चारों से मुखातिब हुए, सर प्लीज सिर्फ 2 मिनट और रुक जाए सर, प्लीज सर। अर्शमान ने इल्तिजा की, नहीं चलो सर, वो सख्ती से बोले और खुद भी बस में सवार हो गए। तीनों ने ऐना का इंतजार करते हुए दूर दूर तक देखा और फिर धीरे धीरे बस भी में सवार हो गए। अब पांचों बस से यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर रोड पर पहुंच गई। सबसे पहली बस सीनियर की थी जिसमें वो तीनों सवार थे। निम्रा बार बार ऐना का फोन ट्राई कर रही थी, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। तीनों की चेहरे अफसुदगी से लटक चुके थे, क्योंकि बस अपनी मंजिल की जाने स्पीड पकड़ने लगी थी। तभी अचानक इन्हें दूर से ऐना की आवाज सुनाई दी, स्टॉप गाइस। अर्शमान और निम्रा दोनों बस के दरवाजे पर खड़े से दूर से भागकर आता हुआ देख रहे थे। ड्राइवर बस रोको जल्दी। अर्शमान ने जोर से ड्राइवर को आवाज दी, क्या हुआ? प्रोफेसर जाकिर जो इसी बस में मौजूद थे झट से सवाल करने लगे। सर ऐना आ गई है, निम्रा ने जवाब दिया। ठीक है ड्राइवर, गाड़ी स्लो करो, वो नरमी से बोले। हाफ वाइट पैंट, लॉन्ग शूज और बेबी पिंक शर्ट में वो दूर से भागती हुई बहुत शानदार लग रही थी, और इसके लंबे सिल्की खुले बाल हवा में लहर रहे थे। अर्शमान प्यार से उससे देख रहा था। जैसे ही वो बस के करीब पहुंची तो अर्शमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से बस में सवार कर लिया। प्रोफेसर जाकिर ने ड्राइवर को स्पीड तेज करने का इशारा किया। वो पूरे 1 मिनट तक बस के दरवाजे में खड़े एक दूसरे को देखते रहे थे। अब हमजा और इमरा मुसलसल इन दोनों को घूर रहे थे। थोड़ी और लेट आ जाती, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी आने की? अर्शमान ने तंज किया। यार सॉरी, तुम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, वो मासूमियत से बोली। अच्छा बस, अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मासूमियत तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल सूट नहीं करती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे सॉरी किसने कहा है? मैं तो निम्रा और हमजा से कह रही थी, शक्ल देखी है सॉरी वाली तुमने अपनी? ऐना ने मजाक बना कहा, हाँ हाँ काफी हो गई है सुबह सुबह तेरी। हमजा ने अर्शमान को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो एक सवाल का जवाब तो दे मिस नूरल एंड साहिबा जी पूछे। तो एक सवाल का जवाब तो दे मिस नूरल साहबा जी पूछे मिस्टर अरशमान अहमद मलिक साहबा। अगर मेरी शक्ल इतनी बुरी है तो फिर ये सब लड़कियां मुझ पर मरती क्यों है? वो हल्का सा मुस्कुराया, हाँ इन बेचारियों की नज़र कमज़ोर है इसलिए, मगर मैं इन स्टूपिड लड़कियों में से नहीं हूँ। वो अकड़ कर बोली, सच में? निम्रा ने शरारती अंदाज में कहा। तो ऐना ने गुस्से से उसे देखा, जिस पर निम्रा मुस्कुरा दी। वैसे खैर जो भी है, मगर आज मैं तुम्हारी कुछ तारीफ करना चाहूँगा कि मिस नूर ऐना आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। उसने आंखों में देखते हुए कहा, अरे वाह वाह वाह, आज तो कमाल हो गया। ऐना की तारीफ, वो भी अर्शमान के मुंह से। हमजा तंज करते हुए बोला, क्यों मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो बॉस, बिल्कुल कर सकते हो। ऐना ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए शर्मा कर अर्शमान को देखा, जो हमजा की बात पर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। चलो स्टूडेंट, दरवाजे में मत खड़े हो, बंद करो दरवाजा और अंदर आकर सबके साथ एंजॉय करो। प्रोफेसर जाके चारों से मुखातिब हुए, ओके सर। अर्शमान ने ऐना को अपने पीछे होने का इशारा किया और फिर दरवाज़ा बंद किया। कुछ स्टूडेंट चेयर पर बैठे हुए थे और कुछ खड़े होकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। वो चारों भी फ्रंट पर जाकर खड़े हो गए और अपना रुख बैग की तरफ किया। सारंग जो लास्ट सीट पर खामोशी से बैठा खिड़की की जानिब देख रहा था, ऐना को देखकर उससे पागलों की तरह घूरने लगा। ऐना ने भी कई बार निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। वो उसकी नज़रों में अपने लिए अजीब सी नफरत साफ महसूस कर सकती थी। वो कभी सारंग को देखती और कभी अर्शमान को, जो सबके साथ हंसी मजाक में लगा हुआ था। कि अचानक निम्रा की नजर ऐना पर पड़ी, जो अफसुदगी से खड़ी थी। क्या हुआ ऐना, तुम इतनी खामोश क्यों हो? सब इतना एंजॉय कर रहे हैं और तुम मुंह लटका कर खड़ी हो। कुछ नहीं निम्रा। अच्छा अगर कुछ नहीं है तो चलो
तो चलो तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। उसने ऐना का हाथ पकड़ा और डांस करने लगी। फिर ऐना ने भी अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। सुनो, सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, ऐना ने ऊंची आवाज में कहा तो सारंग भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। बोलो, प्रोफेसर साहब ने कहा। सर, हम बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग टीम बनाएंगे और फिर एक दूसरे को मुख्तलिफ हरूफ देंगे। जिसने मुकर्रर वक्त पर गाने सुनाने होंगे और जीतने वाली टीम दूसरी टीम को एक टारगेट देगी जो इन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। अच्छा है, चलो तुम लोग कंपटीशन शुरू करो, मैं साइड पर बैठकर देखता हूँ, प्रोफेसर ने खुश दिली से कहा। अब बॉयज बैक साइड पर और गर्ल्स फ्रंट सीट पर खड़ी हो गई। सारंग भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हो गया। तो चलो स्टार्ट करें, ऐना ने सवाल किया तो सब ने जवाब दिया। ओके, तो बॉयज तुम लोग तेज से सॉन्ग सुनाओगे। मैं हमजा हाथ खड़ा करते हुए बोला। चलो सब रेडी हो जाओ, जनाब बकरा साहब सॉन्ग सुनाने लगे हैं। अर्शमान ने उसको मजाक उड़ाते हुए कहा तो सब जोर से हंसने लगे। साले तू सबर कर, मेरी बारी आने दे, फिर देख तेरा कैसे मजाक उड़ाता हूँ मैं। हमजा ने उसके कान में सरगोशी की। चल चल तू सॉन्ग सुना, वरना वो काउंटिंग करने लग जाएगी। ये सॉन्ग स्पेशल निम्रा के लिए है, उसने शर्मा कर कहा तो सब ऊंची आवाज में निम्रा को छेड़ने लगे। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ओए होए, ऐना ने उसे कहनी मारते हुए कहा। काफी देर से सब इन्हें तंग करते रहे और अब बॉयज की बारी थी। तो तुम गर्ल्स मीम से सॉन्ग्स बनाओ, शहबाज ने कहा। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, ए खुदा जब बना उसी का ही बना। ऐना फौरन अशमा की तरफ देखकर गुनगुनाने लगी। ओके, अब हमारी बारी, निम्रा ने कहा। तुम लोग कॉफ से सॉन्ग बनाओ। कदी किसी नू तू भी चावें, ओदे ते मरदी जावें, ओ तेरे तेनू ओ देवे तेनू तूखे धोखे, तू रह जावे ओधी होके। सारा ने दर्द भरी आवाज में ऐना को देखते हुए गाना गाया। ओए दुखी आत्मा, निकल यहाँ से, हमजा ने उसको पिचकारा। सब जोर से हंस दिया और कंपटीशन जारी रहा। और अब लास्ट में अरशमान बाकी था क्योंकि सब सॉन्ग सुना चुके थे। चलो अरशमान, अब तुम्हें मैं देती हूँ वर्ड्स। ऐना ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, तुम अपनी मर्जी से सुनाओ सॉन्ग, मगर एक शर्त है। क्या तुम किसी को डायरेक्ट करोगे, डेडिकेट करोगे? ओके चुड़ैल, चलो हो जाओ शुरू। अब सब बेचैनी से उसके सॉन्ग सुनाने का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे कि वो सॉन्ग आखिर किससे डेडिकेट करेगा। सो दिस इज सॉन्ग एज फॉर हमजा। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पर भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सॉन्ग खत्म होती हमजा की आंख में आंसू आ गए और उसने जोर से अर्शमान को गले लगाया। वो खूब मौज मस्ती से एंजॉय करते हुए शुमाली इलाकाओं में दाखिल हुए थे।